हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब मैं चैप्टर 5 का 5.9 टॉपिक लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। इसमें हम तीन चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हम यूज़ करेंगे, आपको वहाँ पर डाउट होगा, वहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कॉमन फोर्सेस मैकेनिक्स में आता है, फोर्सेस इन मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी कि इन दिस ऑल फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस अराइज ड्यू टू these forces. Contact forces arise due to नंबर 1, कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। जब ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, एक तो ये जब होते हैं, जैसे कि सॉलिड कांटेक्ट में आ गए या फ्लड कांटेक्ट में आ गए। तो व्हेन बॉडीज़ आर इन कांटेक्ट, जैसे कि आपकी जो टेबल पर बुक है, ये टेबल है, इसमें कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। और रिजिड बॉडी है, कोई नए हिलने डुलने वाली बॉडी है, वो जो है एक इट इज़ कनेक्टेड बाई ए रॉड एक्सेट्रा। देयर आर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्सेस फॉर ईच पेयर ऑफ बॉडीज सेटिस्फाइंग थर्ड लॉ, दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितनी भी ये हैं, देयर आर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्स, इन सभी में दो पेयर, एक ये है एक ये है, इन पेयर में, हर एक पेयर में देयर आर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इनमें म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं फॉर ईच पेयर ऑफ बॉडी। एक ये हो गई बॉडी, एक ये हो गई, यानी कि इन दो बॉडी के बीच में, जो कि सेटिस्फाई करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। इस केस में क्या होता है, चलो इसका मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ। इट इज़ ड्यू टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट, इससे इसका कांटेक्ट हो गया है विद अदर ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर एक ये अगर लाइन है, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा। सो इस यहाँ पर बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल जो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, रिएक्शन मतलब यहाँ पे बल। तो ये होता क्या है, द कंपोनेंट of contact force normal to the surface in contact is called नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें ये बात याद रखने वाली है, ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इन दोनों के बीच में सरफेस है, देखो इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। ये हमें मिला कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट के केस में ये हमें मिला है। ठीक है, अच्छा। फिर आता है फ्रिक्शन यहाँ पे घर्षण बल, फ्रिक्शन। इस केस में क्या होता है, इस केस में द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर है पैरेलल,
पैरेलल, यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ, सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज, लास्ट में सब एक ही है, केवल यहाँ पर एक बदला हुआ है। यानी कि जो अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है उस कंडीशन में हम जो इस तरीके से मेज रखी है उसको हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल है, और इस केस में हम कहेंगे कि ये इट इज़ पैरेलल टू द सरफेस, क्योंकि गाड़ी अगर ऐसे जाएगी तो वो पैरेलल में रहेगा, या एक इधर खींचेगा और अपोजिंग फोर्स इधर रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं, घर्षण बल को बोलते हैं आपका, ये हिंदी में बोलते हैं इसे घर्षण बल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम नंबर 2 पर, नंबर 2। सो दीज फोर्सेज, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज, आर ऑल्सो, कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑल्सो occur or arise due to contact of solid with fluid, यानी कि द्रव्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सॉलिड को पानी में डुबा दिया जाए, ठीक है। पानी में डुबा जाए। When a solid is immersed in flood, there is an upward force. जब हम इसे पानी में डालते हैं किसी ठोस को, there is an upward, ऊपर की ओर बल लगाता है ये द्रव्य, यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लो पानी, ये ऊपर की ओर बल लगाता है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ सॉलिड, जो कि बराबर होता है इसके वेट, ये ऊपर की ओर जो बल लग रहा है और नीचे की ओर जो बल जो इस वेट की वजह से लग रहा है वो इसके बराबर होता है। फ्लड डिस्प्लेस्ड, मैं एक बार फिर इसे बोल देता हूँ। व्हेन ए सॉलिड इज इमर्स्ड इन फ्लड, देयर इज एन अपवार्ड बोयेंट फोर्स, बोयेंट फोर्स को बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल अगर याद नहीं रहे तो इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल, ये ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि इसने जितना जो वजन जितना इसने फ्लूइड का वेट कवर किया है इस सॉलिड ने, उतना ही बल ये ऊपर की ओर लगाएगा। समझ गए? जो द्रव्य है, मान लो पानी का, उसने इतनी जगह घेरी है सॉलिड ने, तो पानी का जितना वज़न होगा उतने वज़न के बराबर ये ऊपर की ओर ताकत लगाएगा। इसका मतलब ये है। सो दिस इज नोन एज योर buoyant force which is equal to the, ये हो गया। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर viscous force एंड रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 टाइप है, इसमें मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये है सॉलिड एंड फ्लूइड। जो आपने सुन लिया है और समझ लिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। नंबर 3 में क्या होता है, इसमें दूसरे फोर्सेस जैसे कि टेंशन इन स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, उसमें क्या है, अगर हम इसमें कोई वज़न बांध दें या अपने हाथ से इसे खींचें तो इसमें टेंशन आएगी। दूसरा ये बोलता है कि अगर इसी स्प्रिंग को हम ऊपर की ओर करें तो इसमें जो है ये दबेगा अंदर की ओर, ये दबेगा स्प्रिंग एंड फोर्सेज ड्यू टू स्प्रिंग। तो इसमें क्या हुआ, जब हम इसे नीचे की ओर खींचते हैं तो स्प्रिंग ऊपर की ओर खींचता है, स्प्रिंग ऊपर की ओर खींचता है। जब स्प्रिंग को खींचें नीचे की ओर या स्प्रिंग को दबाएं, उस केस में क्या होता है, तब स्प्रिंग के द्वारा रीस्टोरिंग फोर्स
जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है। एक बार और बता देता हूँ, ये इसमें क्या होता है, यदि ये तीसरे तरीके का हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें ऐसा होता है जैसे कि टेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में टेंशन कब आएगी, जब हम इसे नीचे की ओर खींचेंगे या कुछ वज़न बांध देंगे और या इसे दबाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपनी, और जब इसे हटा देंगे एक्सटर्नल फोर्स को, उस कंडीशन में ये अपनी स्थिति जो ओरिजिनल थी उसमें आने की कोशिश करेंगे। जब ये अपनी स्थिति में किस कारण से करते हैं, वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। जो ये रीस्टोरिंग फोर्स रीजनरेट करता है अपनी स्प्रिंग की ओरिजिनल आकार लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, इस कंडीशन में फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग वो जनरेट हो जाता है। सो जो ये फोर्स है, दिस फोर्स जो जनरेट हुआ है, लेट इट इज प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन, कंप्रेशन और एलोंगेशन, एलोंगेशन। यानी कि ये जो फोर्स जो जनरेट हुआ है स्प्रिंग में, या तो वो कंप्रेशन की वजह से हुआ है या इसे एलोंगेट करने की वजह से हुआ है, या तो दबाने की वजह से हुआ है पैदा, या उसे खींचने की वजह से हुआ है। तो ये जो फोर्स है, हम जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स F को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -kx, जहाँ पर x जो है आपका है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा था, अगर स्प्रिंग ऐसे थी, इस पर वज़न बंधा, ये थोड़ा मान लो नीचे की ओर आ गई, ये खिंच गई, तो ये थोड़ा सा खिंच के मान लो यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे वज़न था ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो चला इसे x बोलेंगे। ऐसे ही अगर इसे दबाएं तो ये यहाँ के बजाय दब के ये इतनी रह गई, तो ये मान लो x है थोड़ी देर के लिए, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और k क्या है, k है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और ये फोर्स कांस्टेंट बहुत, जितनी स्प्रिंग टाइट होगी आपकी जो खींचने की या दबाने में, उतना ही k हाई होगा। k विल बी वेरी हाई, किस कंडीशन में, अगर स्प्रिंग जो है टाइट हुई, यानी कि उसे दबाने में भी कष्ट हो और खींचने में भी कष्ट हो, तो उस कंडीशन में ये टाइट अगर स्प्रिंग है तो ये k की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन जो दिखाता है, इट शोज दैट फोर्स F इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू x, ये x के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये याद रखना है। एक इसमें टर्म है टेंशन, टेंशन भाई जब इसे खींचेंगे तो इसमें टेंशन, खिंचाव पैदा होता है। तो जो टेंशन, द रीस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग में, उसे हम टेंशन T बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सवाल था कि हम इसमें वो नहीं लेंगे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल और ये ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन हाँ, ये जितने भी हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ये सभी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से संबंधित हैं। वो किस लिए हैं, because every material in the universe, every material in the universe is made up with what, electrons and protons
न्यूक्ली ये जो कोई भी हो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस अवश्य होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। थैंक यू।